हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन जो कि एसजीपी का है और ये क्लास नंबर 4 है। तो जो एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि डायरेक्टली आपके क्वेश्चन से मतलब कि मैच करेगा, और ऐसे क्वेश्चन मतलब कि ऐसे थ्योरी से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उस चीज़ को भी आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो हम फॉल्ट में देखेंगे कि हमारे पास जैसे कि जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, बेसिकली अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में हमारा एल जी फॉल्ट आता है, डबल एल फॉल्ट यानी लाइन टू लाइन फॉल्ट, और डबल एल जी यानी लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आता है। और जो ये ट्रिपल एल फॉल्ट यानी इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट, इसमें आपका ट्रिपल एल फॉल्ट और ट्रिपल एल जी फॉल्ट आता है। तो इनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो उनका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो ओवरऑल मैंने ये आपको एक मतलब कि ग्राफ बना के दिखा दिया है सबका कि कैसे आप निकालते हो इसमें। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए कि जब भी आपका अगर एल जी फॉल्ट होगा, ध्यान से देखिएगा कि जब भी आपका कौन सा फॉल्ट होगा, एल जी फॉल्ट होगा, तो जब भी आपसे एल जी फॉल्ट में आपकी फॉल्ट करंट पूछेगा, तो जो आपका बेसिक फॉर्मूला होगा वह होगा 3 IG/Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 एंड प्लस 3 ZF। ये ZF जो है यह है जैसे कि फॉल्ट होने के बाद का जो इम्पीडेंस मिलेगा, जहाँ पे जैसे फॉल्ट हुआ, जैसे ये मान लीजिए कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, अब इस जगह पे फॉल्ट हो गया। ठीक है, तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, फॉल्ट मतलब कि ZF यानी कि इम्पीडेंस होगा। तो इस इम्पीडेंस को हम कैलकुलेट करेंगे 3 ZF। 3 ZF का मतलब क्या हो गया कि ये जो है बेसिकली, बाकी Z1 Z2 ये जो है ये तो मान लो कि एक एक अलग फेज का हो गया, लेकिन ZF जो है ये 3 फेज के लिए कैलकुलेट करेंगे हम, क्योंकि जो फॉल्ट होगा वो ओवरऑल 3 फेज में के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 3ZF हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो Z1 है ये जैसे पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस है, Z2 जो है वो क्या है, निगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस है, और Z0 जो है ये क्या है, आपका जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस है। तो आपको ये सब चीज़ें दी रहेंगी, तो आपसे पूछा जाएगा कि फॉल्ट करंट क्या होगा, कौन सा फॉल्ट होगा, जब एलजी फॉल्ट होगा, तो आप प्रॉपर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे एलजी फॉल्ट हो रहा है तो एलजी फॉल्ट में एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है कि जो मतलब कि सीक्वेंस करंट है, जैसे कि पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, निगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस करंट, यानी तीनों के तीनों पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट जो होती हैं एलजी फॉल्ट में क्या होती हैं। तो देखिए ये दिख रही हैं, तीनों की तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट आपकी क्या होंगी, एलजी फॉल्ट में बराबर होती हैं। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉल्ट करंट जो होगी वह इन इन करंट का यानी पॉजिटिव निगेटिव करंट का कितना गुना होती है। तो फॉल्ट करंट को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये मतलब पॉजिटिव निगेटिव या तीनों में से कोई एक करंट आपकी निकल के आ जाएगी, और तीनों क्या होंगी, बराबर करंट होती है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आई जो मतलब कि फॉल्ट करंट है वो IR, यानी कि जैसे एलजी फॉल्ट हुआ, एक फेज आपका क्या हो गया, एक फेज जो आपका हुआ ये क्या हो गया, ग्राउंड से अटैच हो गया। एलजी फॉल्ट मतलब क्या, लाइन से ग्राउंड में अटैच होना। तो फॉल्ट करंट जो होगी, जो आपका एलजी फॉल्ट हुआ, ठीक है, जो एलजी फॉल्ट हुआ, तो इस यल से यानी ये जो फेज है ना, इस फेज से जो करंट फ्लो होगी वही करंट जब फॉल्ट के दौरान होगी, तो वही कौन सी करंट होगी, वही आपकी फॉल्ट करंट होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी कि एलजी फॉल्ट में जिस फेज में फॉल्ट हुआ है उस फेज की करंट फॉल्ट करंट के बराबर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगर इसका फिगर कभी आपसे पूछते कि जैसे अगर आप ऐसा फिगर बना हुआ देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा फिगर बना हुआ, तो बेसिकली ये जो फिगर है ये एलजी फॉल्ट में होने वाला फिगर है, यानी एलजी फॉल्ट में ऐसा मतलब होगा, तो ऐसा फिगर आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो फिगर को भी देख के कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, बट कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो, अब यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो कि जब भी एलजी फॉल्ट होगा तो ये फॉल्ट करंट आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का ईएमएफ आपको पता होना चाहिए, वोल्टेज पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि Z1 यानी पॉजिटिव सीक्वेंस का ईजी होगा, इसका EG2 होगा, इसका EG3 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 3 EG, यानी टोटल आपका 3 EG होगा।
अपान करंट निकालने का मतलब क्या होता है, ये वाला इम्पिडेंस, ये इम्पिडेंस, ये इम्पिडेंस और ये जेड, यानी ये तीनों इम्पिडेंस। ठीक है, तो ये आपका इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा फॉल्ट करंट का। ओके, तो मुझे लगता है कि एलजी फॉल्ट से इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, उसके बाद अब हम आते हैं आपका डबल यल फॉल्ट, यानी लाइन टू लाइन फॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, आप याद रखिएगा कि डबल लाइन टू फॉल्ट मतलब डबल लाइन जो होगी उसमें कौन सा फॉल्ट होता है और उसमें फॉल्ट करंट हम कैसे निकालते हैं। क्लियर है, तो देखिए डबल लाइन फॉल्ट यानी लाइन टू लाइन यानी शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो फॉल्ट करंट होगी उसका मान जो होगा √3 IG मतलब ईजी, ईजी मतलब जो ईएमएफ है, जो जनरेटर का ईएमएफ है, अपान Z1 Z2 प्लस ZF। अब देखिए ये Z1 जो है ये क्या है, ये पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस है, जबकि Z2 आपका क्या है, निगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस है। क्लियर है, इसमें आप देख रहे हो कि कहीं पे भी आपको Z0 नहीं दिख रहा है। अब Z0 अगर आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है इसमें आपका निगेटिव सीक्वेंस करंट होता ही नहीं है, निगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस होता ही नहीं है। क्लियर है, तो डबल लाइन फॉल्ट में आपको याद रखना है कि फॉल्ट करंट का जो निकालने का फॉर्मूला है वो ये होगा। उसके बाद इस वाले फॉल्ट में आपकी कौन सी करंट नहीं होती है, निगेटिव सीक्वेंस करंट नहीं मौजूद होती है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें जो VR1 यानी कि पॉजिटिव सीक्वेंस का वोल्टेज निगेटिव सीक्वेंस के वोल्टेज के बराबर होता है, पहला पॉइंट है। और जो VR0 इसका मतलब है कि निगेटिव सीक्वेंस का जो वोल्टेज है वो क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है, चलिए उसके बाद जो VRY मतलब कि VRY यानी कि जैसे कि हम जब भी थ्री फेज ऐसे बनाते हैं तो इसमें ये मान लीजिए कि Y है, ये मान लीजिए B है, ये R है, तो R है। ठीक है, RY भी आप निकालते हो तो VRY जो होगा ये 3VR1 होगा। ठीक है, और VY VB यानी VY और VB जो बराबर होंगे किसके, -VR1 के। ये कौन से फॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, ये फॉल्ट की बात कर रहे हैं हम डबल ईयर फॉल्ट की। क्लियर है, और इसमें जो VR होगा, क्लियर है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि जैसे R फेज आपका है, ध्यान से समझिएगा, जैसे R फेज की बात हम कर रहे हैं, ये फेज जैसे ऐसे आपने फेज बनाया, ये R फेज है। ठीक है, तो VR जो होगा यह पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज का, पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज का 2 गुना होगा, यानी 2VR1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, किस फॉल्ट में ये होगा, ये डबल यल फॉल्ट में होगा। कौन से फॉल्ट में, डबल यल फॉल्ट में होगा। क्लियर है, चलिए और अगर इसमें हम देखें तो इसका फिगर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका फिगर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, तो फिगर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी भी आपको फिगर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, अब आते हैं हम डबल LG फॉल्ट यानी डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने से पहले आप ध्यान से देखिएगा कि जो फॉल्ट करंट हम निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा कि फॉल्ट करंट, अब देखिए फॉल्ट करंट का फॉर्मूला डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में फॉल्ट करंट का फॉर्मूला निकालने का ये है, यानी 3EG अपान Z1 प्लस Z2 पैरेलल विथ Z0। तो ध्यान से समझिएगा कि जो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है उसमें जो निगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस है, दोनों किस में कैलकुलेट मत होते हैं, मतलब दोनों किस में कनेक्ट होते हैं, तो वो दोनों कनेक्ट होते हैं पैरेलल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फॉल्ट करंट आपको निकालना होगा जब भी डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में, तो उसका फॉर्मूला होगा 3EG अपान Z1 प्लस Z2 पैरेलल विथ Z0 प्लस 3ZF, यानी कि फॉल्ट जहां पे हो रहा है उसका इंपिडेंस। क्लियर है, अब देखिए इसमें अगर आपको फॉल्ट करंट एक नॉर्मली एक तरीके से जैसे फेज करंट दे रखा है, जैसे ये तीनों फेज है आपकी, मान लीजिए कि यहाँ पे IY है, ये IB है, ये IR है। ठीक है, ये IR है, तो आपसे आई फॉल्ट करंट अगर आपसे पूछेगा तो आई फॉल्ट करंट जो होगी वो IY यानी Y फेज प्लस B फेज, यानी जिन दो फेज में फॉल्ट होगा, ध्यान समझिएगा, जिन दो फेज में फॉल्ट होगा उन दोनों को ऐड करने के बाद जो करंट आपको मिलेगी वो कौन सी होगी, फॉल्ट करंट होगी। ये तो आप समझ सकते हो ना, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट यानी दो लाइन शॉर्ट हुए फिर ग्राउंड हुए, यानी दोनों लाइन में जो करंट फ्लो होगी दोनों को ऐड करके ही तो फॉल्ट करंट बनेगा ना। तो आपको आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि फॉल्ट करंट दोनों लाइन करंट को जोड़ने के बाद हमें फॉल्ट करंट मिलेगी।
और जो जीरो सीक्वेंस करंट होगी इसकी 3 गुना होगी फॉल्ट करंट की, 3IR0। ठीक है, जीरो सीक्वेंस करंट आपकी इसकी 3 गुना होगी। ये पॉइंट क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा और। अब इसमें देखिए कि जो वोल्टेज है, ध्यान से देखिए, जो तीनों फेज का वोल्टेज है वो बराबर होगा, यानी कि वी, आप ऐसे कह सकते हो, या फिर तीनों जो सीक्वेंस वोल्टेज है, यानी पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, निगेटिव एंड जीरो, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके हिसाब से जब कौन सा फॉल्ट होगा, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में ये तीनों जो वोल्टेज होंगे, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, मतलब कि वोल्टेज वो बराबर होंगे। उसके बाद इस वाले फॉल्ट में, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में, जो आपकी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमको जीरो के बराबर होगा, यानी पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, निगेटिव एंड पॉजिटिव, तीनों को जोड़ने के बाद जो आंसर हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए इसका फिगर आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, इसका फिगर आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका जो वोल्टेज होगा, उसके बाद ये Z1 होगा, और जो Z2 एंड Z0 ये दोनों किस में मतलब कि कनेक्ट होंगे, ये दोनों कनेक्ट होंगे पैरेलल में। मैंने पहले ही बताया ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि इसको याद रखिएगा कि डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में जो जीरो सीक्वेंस करंट है, जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस एंड जीरो नहीं निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, दोनों किस में कनेक्टेड होते हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्लियर है, ये चीज़ आपको याद रखना है, मैंने ये चीज़ आपको बता दिया। अब उसके बाद हमारे पास आता है ट्रिपल लाइन फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट, ट्रिपल लाइन फॉल्ट। ट्रिपल लाइन फॉल्ट हो गया आपका, तो जिसमें तीनों फेज आपके इन्वॉल्व होंगे, तीनों फेज क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, RY भी तीनों फेज क्या होंगे, शॉर्टेड होंगे, चाहे कुछ भी होंगे वो क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें जो फॉल्ट करंट हम कैलकुलेट करेंगे, तीनों फेज शॉर्ट हो गया तो आई फॉल्ट करंट होगी EG/Z1, EG/Z1। क्लियर है, फॉल्ट करंट निकालने के लिए। और इसमें जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होती है, ध्यान से समझिएगा कि जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होती है वह फॉल्ट करंट के बराबर होती है। इसका मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट जो है वो फॉल्ट करंट के बराबर है। इसका मतलब है कि ट्रिपल एल फॉल्ट में आपको निगेटिव सीक्वेंस करंट दिया ही नहीं है, जीरो सीक्वेंस करंट दिया ही नहीं है। इसका मतलब है कि जब ट्रिपल एल फॉल्ट होगा तो ना पॉजिटिव करंट फ्लो, वो सॉरी पॉजिटिव होगी, वो फॉल्ट करंट के बराबर होगी, लेकिन निगेटिव करंट प्रेजेंट नहीं होगी और ना ही जीरो सीक्वेंस करंट प्रेजेंट होगी। तो पॉइंट ये नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ट्रिपल एल फॉल्ट में। उसके बाद ट्रिपल एल फॉल्ट में आपको याद रखना है कि ट्रिपल एल फॉल्ट में जो फॉल्ट करंट होगी वो तीनों फेज की करंट के बराबर हो सकती है। जैसे कि जो मतलब कि फॉल्ट करंट होगी वह आर फेज में जो करंट फ्लो हो रही है उसके बराबर हो सकती है, जो बी फेज में फ्लो हो रही है करंट उसके बराबर, वो भी फॉल्ट के दौरान की बात कर रहे हैं। तो फॉल्ट के दौरान आपकी जो फॉल्ट करंट होगी वह तीनों फेज के करंट के बराबर होगी। ठीक है, और इसमें आप ध्यान से देख रहे हो कि IR0 और IR2 यानी कि निगेटिव सीक्वेंस करंट एंड निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट, ये दोनों प्रेजेंट नहीं होगी, दोनों क्या होती हैं, जीरो होती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें पूछा जा सकता है। तो हर एक चीज़ का मैंने आपको पूरा एक समझ एक ओवरव्यू दे दिया, जिससे आप डायरेक्टली आपका MCQ प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ओके, चलो अब उसके बाद इसका फिगर आपको है, तो इसका फिगर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ट्रिपल एल फॉल्ट का फिगर। तो बहुत ही आसान इसका फिगर है। ठीक है, तो इतना था हमारा डिस्कशन आज इन फॉल्ट्स के बारे में। अब हम चलते हैं MCQ के ऊपर। ओके, चलिए चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और प्लीज़ यार वीडियो को ना शेयर जरूर किया करिए अपने फ्रेंड्स के संग, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। ओके, चलिए, तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ए सडन शॉर्ट सर्किट अकर्स ऑन ए पावर सिस्टम कंसीडर एज ए RL सीरीज सर्किट, द करंट वेवफॉर्म कंसिस्ट ऑफ a decaying AC current, a decaying DC current. Let the alternator reactance be X and the power system resistance R. Which one of the following is correct? अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर सडन शॉर्ट सर्किट हो रहा है पावर सिस्टम में, मतलब पावर सिस्टम में सडन शॉर्ट सर्किट अकर हो रहा है, तो आपको कंसीडर कैसा करना है कि जो पावर सिस्टम है वो कैसा है, RL सीरीज सर्किट है। तो जो करंट का वेवफॉर्म है वो कैसा होगा जब डीकेइंग AC करंट की बात की गई और डीकेइंग DC करंट।
अब देखिए डिकेइंग का मतलब क्या होता है कि कम, करंट का मान क्या होगा, कम हो रहा है, ठीक है, करंट का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और डिकेइंग डीसी करंट यानी डीसी करंट का मान कम हो रहा है, तो किसके कारण होगा, क्वेश्चन आपका टोटल यही है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखो तो लेट द अल्टरनेटर रिएक्टेंस यक्स, अल्टरनेटर की रिएक्टेंस को हमने क्या मान लिया यक्स, और पावर सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए कि द डीके इन वन इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन यक्स, यानी द डीके इन वन, वन का मतलब कि ये जो पहला एसी करंट के लिए वो किसके कारण होगा, जब इंक्रीज करेंगे यक्स को, बट इन टू यानी कि दूसरे वाले के लिए क्या होगा कि कॉज्ड बाय आर, यानी आर के कारण ये कम होगा, ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है कि द डीके इन फर्स्ट इज कॉज्ड बाय आर, यानी पहला जो होगा आर के कारण डीके हो रहा है, जबकि सेकंड जो है वो यक्स के कारण हो रहा है, तो दे डीके इन बोथ वन इज कॉज्ड बाय आर, या फिर मतलब कि दोनों के कारण, मतलब कि एक तो केवल आर के कारण दोनों डीके हो रहा है, एक दोनों मतलब कि यक्स के कारण दोनों डीके हो रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अब देखिए, अब बात की गई है डीकेइंग एसी करंट। अब देखिए जब एसी करंट होगी तो एसी करंट का मतलब है कि वहाँ पे आर भी होगा यक्स भी होगा, वहाँ पे क्या होगा, आर होगा यक्स होगा। तो नॉर्मली जब भी हम एसी करंट की बात करते हैं, एसी करंट को कम करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम यक्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ध्यान से जानिएगा कि जब भी हम एसी करंट को बात करते हैं तो वहाँ पे हम इम्पीडेंस को बढ़ाने की बात करते हैं। जब इम्पीडेंस को बढ़ाने का मतलब होता है कि यक्स को बढ़ाने की बात हम करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं, बट प्रॉपर आपको ज़्यादातर यक्स को बढ़ाने की बात की जाएगी जब भी एसी की बात होगी, ठीक है। एसी की बात में क्या होता है कि जो आर होता है वो फिक्स हो जाता है, अब इसको हम वेरी करके इम्पीडेंस को घटाते बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एसी में होता है वो टोटली डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी पे, और जो यक्स होता है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है, जबकि आर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं होता। इसलिए हम हमेशा जेड के ऊपर फोकस करते हैं, और जेड जो होता है वो डायरेक्टली फोकस करता है किस पे, यक्स के ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम मतलब एसी करंट को डीकेइंग की बात करेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे यक्स की, ठीक है। लेकिन डीसी की अगर हम बात करेंगे तो डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है जीरो, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी अगर जीरो होती है तो इसका मतलब है कि यक्स जो होगा वो भी जीरो होगा। अगर यक्स जीरो हो गया तो आपकी जो डीसी करंट है टोटल किस पे डिपेंड कर रही है, आर के ऊपर। तो आर अगर बढ़ाओगे तो डीसी करंट कम होगी, आर घटाओगे तो डीसी करंट बढ़ेगी। यहाँ पे बात है डीकेइंग यानी कम होने की, तो इसका मतलब है कि आर को इंक्रीज करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ध्यान से देखिएगा कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये करेक्ट होगा, यानी कि द डीके इन वन इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन एक्स बट इन टू इज कॉज्ड बाय आर। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए उसके बाद हम अगला देखते हैं कि सीरीज रिएक्टर आर यूज्ड। अब देखिए सीरीज रिएक्टर हम यूज करते हैं किस लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि सीरीज रिएक्टर हम क्यों यूज करते हैं। अब देखिए तो ऑप्शन क्या है कि इम्प्रूव द ट्रांसमिशन इफिशियंसी, इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द पावर सिस्टम, इम्प्रूव द वोल्टेज रेगुलेशन एंड ब्रिंग द डाउन द फॉल्ट लेवल विद इन द कैपेसिटी ऑफ द स्विच गियर, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीरीज रिएक्टर आप इस्तेमाल करते हो तो क्या क्या आपके एडवांटेज होने चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि सीरीज रिएक्टर है क्या। अब देखिए एक रिएक्टर, रिएक्टर का मतलब होता है कि जो रिएक्ट करेगा, ठीक है, रिएक्ट करेगा किसके साथ, जब उसमें करंट की मतलब कि बढ़ेगी या घटेगी, इसका मतलब है कि कोई फॉल्ट आएगा, इसका मतलब करंट नॉर्मल से अब नॉर्मल होगी, तब आपका रिएक्टर वर्क करेगा, तब कुछ ना कुछ वर्क करेगा। अब देखो वर्क कैसे करेगा। अगर जब भी हम बात करते हैं रिएक्टर की, तो रिएक्टर बेसिकली एक तरह से इंडक्टिव कॉइल होती है। क्या होती है, इंडक्टिव कॉइल होती है। एक इंडक्टिव कॉइल होती है तो जिसमें आपका यक्स ज़्यादा होता है, यानी रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है ज़्यादा होता है, जबकि रेजिस्टेंस जो होता है कम होता है। क्लियर है, एक रिएक्टर में जो आपका रिएक्टेंस यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होता है, ठीक है। अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं बेसिकली क्या करने के लिए, शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए। शॉर्ट सर्किट करंट को क्या करने के लिए, लिमिट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीरीज रिएक्टर का, ठीक है। और बेसिकली जो वोल्टेज का डिस्टरबेंसेस हो रहा है, जो फॉल्ट्स हो रहे हैं, उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए
हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सीरीज रिएक्टर का हम इस्तेमाल किस लिए करेंगे, ब्रिंग डाउन द फॉल्ट लेवल विद इन द कैपेसिटी ऑफ द स्विच गियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सीरीज रिएक्टर जो होगा फॉल्ट लेवल को कम कर देगा आपका। ठीक है, और जो आपका सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट को कम करने के लिए हम लोग सीरीज रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए तो क्वेश्चन क्या है कि करंट लिमिटिंग रिएक्टर में भी, करंट लिमिटिंग रिएक्टर में भी क्या हो सकता है, एयर कूल्ड, ऑयल इमर्स्ड मैग्नेटिकली सील्डेड, ऑयल इमर्स्ड नॉन मैग्नेटिकली सील्डेड, एनी ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन आसान है, आपको बताना है, तो बताइए बताइए क्या होगा। तो आपको एक चीज़ समझना, देखिए करंट लिमिटिंग रिएक्टर, रिएक्टर को हम करंट लिमिटिंग यानी करंट को लिमिट करता है। ठीक है, करंट को क्या करता है, लिमिट करता है, इसलिए इसको हम करंट लिमिटिंग रिएक्टर भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपका एयर कूल्ड भी हो सकता है, एयर कूल्ड भी, आयल इमर्स्ड मैग्नेटिकली शिल्डेड भी हो सकता है, आयल इमर्स्ड नॉन मैग्नेटिकली शिल्डेड भी हो सकता है। तो एनी ऑफ दी एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द सिमेट्रिकल कंपोनेंट आर यूज्ड इन द फॉल्ट एनालिसिस बिकॉज। अब देखिए सिमेट्रिकल कंपोनेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस में, फॉल्ट एनालिसिस में, क्योंकि अब देखिए सिमेट्रिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या क्या है आपके, तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट जैसे पॉजिटिव सीक्वेंस, निगेटिव एंड जीरो, जीरो सीक्वेंस, जो कंपोनेंट है वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल कंपोनेंट है। यानी आपका फॉल्ट जो है वो अनसिमेट्रिकल होगा, लेकिन सिमेट्रिकल कंपोनेंट यानी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट को पढ़ के हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं किसके फॉर्म में, सिमेट्रिकल फॉल्ट के फॉर्म में। तो इसके लिए हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यह अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को सिमेट्रिकल फॉल्ट में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन में आसान बना देता है। ठीक है, तो ऑप्शन को देखिए कि द नंबर ऑफ इक्वेशन बिकम्स स्मॉलर, द सीक्वेंस नेटवर्क डू नॉट हैव म्यूचुअल कपलिंग, द रिजल्टेंट आर रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा कि द सीक्वेंस नेटवर्क डू नॉट हैव म्यूचुअल कपलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो जो सीक्वेंस नेटवर्क हैं उनमें कोई भी म्यूचुअल कपलिंग नहीं होती है, ये बहुत ही करेक्ट आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट आर यूज्ड इन पावर सिस्टम फॉल्ट फॉर द एनालिसिस ऑफ। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट हम लोग किस फॉल्ट को एनालिसिस करने के लिए पढ़ते हैं, बैलेंस थ्री फेज फॉल्ट, अनबैलेंस थ्री फेज फॉल्ट, नॉर्मल पावर सिस्टम अंडर स्टडी कंडीशन, स्टेबिलिटी ऑफ द अंडर डिस्टर्बेंस। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट हम यूज करते हैं मतलब कि पावर सिस्टम में, तो अनबैलेंस थ्री फेज फॉल्ट के लिए। तो अनबैलेंस थ्री फेज फॉल्ट के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट के थ्रू। ठीक है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पावर सिस्टम में जो फॉल्ट हो रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इन ए स्टार कनेक्टेड सिस्टम विदाउट न्यूट्रल ग्राउंडिंग जीरो सीक्वेंस करेंट आर। अब देखिए जो स्टार कनेक्शन है, जैसे ये आपका स्टार कनेक्शन है, ठीक है, तो इसमें जो होता है ग्राउंडिंग होती है, यानी इसमें न्यूट्रल प्रेजेंट होता है स्टार कनेक्शन में। तो बोला है कि विदाउट न्यूट्रल ग्राउंडिंग, तो ये न्यूट्रल ग्राउंडिंग आपने नहीं किया है, ठीक है, ये नहीं है, तो फिर जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगी, कितना होगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि जो जीरो सीक्वेंस करंट होती है वह फ्लो होती है न्यूट्रल टू ग्राउंड। जीरो सीक्वेंस करंट जो फ्लो होती है वो कहाँ होती है, न्यूट्रल टू ग्राउंड फ्लो होती है। जब न्यूट्रल ही नहीं होगा तो जीरो सीक्वेंस करंट होगी। इसलिए हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी डेल्टा की बात होगी तो वहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगी, आपकी जीरो होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रल नहीं होता। जहाँ पे न्यूट्रल होगा वहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट प्रेजेंट होगी, जहाँ पे न्यूट्रल नहीं होगा वहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट प्रेजेंट नहीं होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होती है वो होती है न्यूट्रल टू ग्राउंड फ्लो होती है,
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे न्यूट्रल ग्राउंडिंग नहीं होगी तो जीरो सीक्वेंस करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि ये बैलेंस थ्री फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो ये बैलेंस थ्री फेज सिस्टम है तो क्या कंसिस्ट करेगा, जीरो सीक्वेंस करंट ओनली, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ओनली, निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट, जीरो निगेटिव एंड पॉजिटिव सीक्वेंस करंट्स। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आपसे ही पूछा है। तो बैलेंस थ्री फेज सिस्टम की बात की गई है। अब देखिए ट्रिपल एल की बात, मान लीजिए कि थ्री फेज सिस्टम है ट्रिपल एल, अब ट्रिपल एल फॉल्ट है तो इसका मतलब सिमेट्रिकल फॉल्ट है। सिमेट्रिकल फॉल्ट में आपको पता है कि निगेटिव सीक्वेंस करंट और जीरो सीक्वेंस करंट दोनों क्या होती है, जीरो होती है। यानी आई आर टू ये मान लो निगेटिव है, ये आई आर नॉट ये टोटल जीरो होती है। ये मैंने अभी आपको दिखाया भी था। तो इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी थ्री फेज बैलेंस होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल का मतलब होता है बैलेंस, सिमेट्रिकल फॉल्ट हो रहा है तो तीनों फेज में सेम परिवर्तन होगा, तो इसका मतलब वो बैलेंस ही है। करंट एबनॉर्मल हो गई यानी फॉल्ट तो हुआ, लेकिन तीनों फेज क्या है, आपस में बैलेंस है। ठीक है, थ्री फेज फॉल्ट में हमेशा जो मतलब कि फेजर आप बनाते हो वो तीनों के तीनों बैलेंस फॉर्म में होते हैं, उनके बीच में हमेशा 120 डिग्री का ही एंगल बनेगा, कभी भी वो एंगल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो बैलेंस थ्री फेज सिस्टम अगर होगा तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होगी, ना कि निगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट। ये मैंने आपको बताया है अभी थ्योरी वाले पोर्शन में। ओके, तो करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि द पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज। अब देखिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होती है वो कितना होती है, ऑलवेज जीरो, 1/3 ऑफ निगेटिव सीक्वेंस करंट इक्वल टू निगेटिव सीक्वेंस करंट एंड 3 टाइम निगेटिव सीक्वेंस करंट। तो 50 नंबर क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट कि ट्रांसमिशन लाइन की बात कर दी गई यहाँ पे, और जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होती है तो क्या होती है। अब देखिए एक ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन में कहीं भी आपको ग्राउंडिंग की जरूरत पड़ती है, कहीं पे भी आपको न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। आप कहोगे सर मुझे तो ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रांसमिशन लाइन में। तो ट्रांसमिशन लाइन में जब न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है तो मेरे भाई एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पे न्यूट्रल नहीं होता वहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन लाइन में आपको जीरो सीक्वेंस करंट नहीं मिलेगी। क्लियर है ये चीज़ तो, कि ट्रांसमिशन लाइन में जीरो सीक्वेंस करंट नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, और जो जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होती है वो न्यूट्रल टू ग्राउंड फ्लो होती है। क्लियर है, तो इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास जो करंट होगी वो कौन सी होगी, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट एंड निगेटिव सीक्वेंस करंट, दो करंट होगी आपके पास। तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होगी वह ट्रांसमिशन लाइन में निगेटिव सीक्वेंस करंट के बराबर होगी, निगेटिव सीक्वेंस करंट की क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट निगेटिव सीक्वेंस करंट के बराबर होगी। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इक्वल टू निगेटिव सीक्वेंस करंट। क्लियर है, चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन एन अनट्रांसपोज थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन। अब देखिए एक अनट्रांसपोज थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है। अब देखिए ट्रांसपोजिंग आप तो पढ़े होंगे ना, ट्रांसपोजिशन में हम क्या करते हैं कि ये देखिए ऐसे करते हैं, ठीक, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन का ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, यानी आर वाई बी तीनों फेज जो होते हैं, जैसे ये फेज आपने ऐसे दिया तो दो फेज आपने ऐसे ले लिया, ठीक है, सॉरी, दो फेज आपने ऐसे लिया, तीसरा ऐसे कर दिया, फिर ऐसे किया, ये हो गया आपका। फिर आपने क्या किया कि दो फेज आपने फिर ऐसे किया, फिर तीसरा फेज ऐसे कर दिया, फिर आपने ऐसे किया, फिर दो फेज आपने ऐसे कर दिया, तीसरा फेज इस तरह से कर दिया। इससे क्या हो गया कि यहाँ का जो मतलब कि रिएक्टेंस था, फिर यहाँ का रिएक्टेंस, फिर यहाँ का रिएक्टेंस, तीनों का रिएक्टेंस आप निकालेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, तीनों जगह का रिएक्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। इससे क्या होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में अगर सेम रिएक्टेंस मिल रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी सेम हो जाएगा हर जगह। अगर वोल्टेज ड्रॉप सेम हो गया तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी मतलब कि वैसी करंट नहीं फ्लो होगी। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन करने से क्या होगा कि आपका स्किन इफेक्ट पे भी प्रभाव पड़ता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इसमें फ्रंट इफेक्ट नहीं होता है। और ट्रांसपोजिशन करने से क्या होता है कि जो रिएक्टेंस होता है सभी मतलब कि तीनों फेज का वो बराबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अनट्रांसपोज्ड है तो इसका मतलब है कि तीनों फेज का
जो इम्पिडेंस होगा वो बराबर नहीं होगा। अगर तीनों फेज का इम्पिडेंस बराबर नहीं होगा तो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और निगेटिव सीक्वेंस करंट जो होती है वो तो बराबर होती है ट्रांसमिशन लाइन में। ये तो क्लियर है ना कि तीनों फेज में पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और निगेटिव सीक्वेंस करंट बराबर होती है। अगर दोनों करंट बराबर है तो अब लाइन अनट्रांसपोज्ड है तो इसका मतलब इम्पिडेंस अलग होगा। इम्पिडेंस अलग अगर होगा तो पॉजिटिव के कारण हो सकता है कि पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के कारण आपके जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उस पर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ जाए। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये पॉजिटिव सीक्वेंस करंट में बी कॉज्ड इन निगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप। तो ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होगी ये किसके मतलब कि किसके निगेटिव वोल्टेज ड्रॉप के कारण बन सकती है। ठीक है, यानी निगेटिव वोल्टेज ड्रॉप का कारण पॉजिटिव सीक्वेंस करंट बन सकती है जब आपका क्या होगा, अनट्रांसपोज्ड लाइन होगी। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फॉर ए फुल्ली ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन। अब फुल्ली ट्रांसपोज्ड है यानी कि ट्रांसमिशन लाइन को हमने क्या कर दिया, फुल्ली ट्रांसपोज कर दिया। तो इसका मतलब है कि अगर फुल्ली आपने ट्रांसपोज कर दिया तो सभी इम्पिडेंस मतलब कि जेड आर, जेड वाई, जेड बी, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब तीनों बराबर हो गए मेरे भाई तो फिर इसका मतलब है कि पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और निगेटिव सीक्वेंस करंट दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्लियर है, यानी कि उनकी इम्पिडेंस यानी पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस एंड निगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो करेक्ट आंसर इसका यानी 52 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉजिटिव एंड निगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस आर इक्वल। क्लियर है, जब उनकी ध्यान से आप समझ सकते हो कि पॉजिटिव सीक्वेंस करंट एंड निगेटिव सीक्वेंस करंट अगर बराबर है तो उनका इम्पिडेंस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ अनबैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड फ्रॉम एन अनबैलेंस थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम लोड करंट विल कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए कि इन केस अनबैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड है, लोड कैसा है, स्टार कनेक्टेड है, सप्लाइड फ्रॉम एन अनबैलेंस थ्री फेज थ्री वायर, सप्लाई किससे मिल रही है इसको, थ्री फेज थ्री वायर से मिल रही है। तो लोड करंट क्या होगी, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, निगेटिव सीक्वेंस करंट, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, या फिर ओनली ए एंड बी। तो देखिए स्टार कनेक्टेड लोड है, इस मतलब कि जो है सप्लाई कर रहा है किसको, अनबैलेंस थ्री फेज थ्री वायर से। अब थ्री फेज थ्री वायर से ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोला है, थ्री फेज थ्री वायर। अगर थ्री फेज थ्री वायर है तो इसका मतलब है कि तीनों क्या होंगे, तीनों के तीनों फेज होंगे, न्यूट्रल की तो कोई बात ही नहीं की गई। क्लियर है ना, न्यूट्रल की कोई बात की गई नहीं ना, क्योंकि थ्री फेज थ्री वायर है। तो थ्री फेज थ्री वायर का मतलब कि न्यूट्रल आपका नहीं प्रेजेंट है। अगर न्यूट्रल नहीं प्रेजेंट है तो मेरे भाई आई आर नॉट यानी कि जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगी, जीरो। अगर जीरो सीक्वेंस करंट जीरो हो गई तो सिर्फ क्या बचेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ये तो दोनों बचेगा। क्लियर है ना, तो करेक्ट आंसर जो होगा ए भी होगा बी भी होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, यानी पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, निगेटिव, जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि थ्री फेज थ्री वायर है। तो जहाँ पे न्यूट्रल नहीं होगा वहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट नहीं होगी, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं होगा। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओ सॉरी सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी ए एंड बी होगा। ओके, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के संग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ भाई। आप देख लेना, कोई नहीं सॉल्व करवाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सॉल्व करवाने की। तो प्लीज़ आप भी तो कुछ ना हेल्प करो ना मेरी, थोड़ा शेयर वेयर करो यार, थोड़ा सबको पता तो चले। कुछ हद तक मैं कर रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ ना। आप थोड़ा सा हो सकता है जिनका बेसिक बहुत अच्छे से फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाए। क्लियर, तो प्लीज़ शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।